प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा, हमने सिर्फ सोचा कि हमको सिर्फ एक फॉर्मूले से मतलब है। इस पूरे चैप्टर में मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं कंडक्टिविटी निकालने में, क्योंकि मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे। अगर मुझे वो मटेरियल मिल गया तो इलेक्ट्रिक का यूज करके मैं बहुत सारा दुनिया में काम कर सकता हूं। तो मटेरियल डिसाइड करने के लिए मुझे कंडक्टिविटी चाहिए। तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था मैंने याद करके बैठा हूं, Ne² टाउ बाय एम, n² टाउ बाय एम। अब m क्या होता है सर पूरी कहानी में? m जो भी चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल का मास होता है, चार्ज पार्टिकल का मास होता है, चार्ज पार्टिकल का मास होता है। अब कंडक्टिविटी मतलब मैं जानता था कि भागने की क्षमता होती है किसी भी चीज की। कंडक्टिविटी मतलब क्या था किसी भी चीज की? भागने की क्षमता। ठीक है सर। n क्या था? n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम था। E जो था वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था। और टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम था। और ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी क्या होता है। अब इसमें सर कोई भी अगर मेरे पास कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कई चीजें, एटम भी भाग सकता है, कई चीजें भाग सकते हैं। मान लीजिए एटम है और कंडक्टर के अंदर ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है। तो हमेशा में कौन सा पार्टिकल, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? कंडक्टिविटी उसी की ज्यादा होगी जिसका मास कम होगा, यानी मास लेस होगा। अब मास कौन? एटम नहीं जा रहा, सबसे कम मास किसका था? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और सिंस ये फॉर्मूला हम लोग कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है इलेक्ट्रॉन जिसका रिलैक्सेशन टाइम टाउ है, एन ये है और एम है। अब सर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या जरूरी है? तो कंडक्टिविटी ये होता है, तो मैं जान गया कि कंडक्टिविटी जानने का, अब कंडक्टिविटी जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, या मैं ये कहूं कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो 1 अपॉन कंडक्टिविटी होता है। तो अगर मैं कहीं से रेजिस्टिविटी निकाल ले जाता हूं तो मैं कंडक्टिविटी निकाल ले जाता हूं। ओके। अब मैं रेजिस्टिविटी कैसे निकालूं? तो रेजिस्टिविटी तो ये हो गया, मतलब इसको, इसका भी फॉर्मूला मैंने याद कर लिया कि ये हो गया m/ne² टाउ हो गया। ठीक है। n² यानी 1/सिग्मा, ये भी फॉर्मूला मुझे याद नहीं करना पड़ा। फिर r मैं जानता हूं, r क्या होता है? रो l/a। अब रो निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? r। अब रो क्या होता है? RA/L होता है। अब अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है, रो की वैल्यू पता है जो कि इतनी है, तो मैं R की वैल्यू क्या होगी? रो L/A। तो रो की वैल्यू कितनी है? m/ne² टाउ इंटू L/A। अभी मैंने कोई भी फॉर्मूला नहीं याद किया, मैंने मात्र यही फॉर्मूला याद किया। ठीक है। ठीक है सर, ये हो गया, ये वाला भी याद हो गया, यानी हमको रेजिस्टेंस भी याद हो गया। अब तुम जानते थे पूरी कहानी में क्या था? आर निकालने के लिए मुझे वी और आई चाहिए। अब क्वेश्चन था कि वी मुझे कैसे पता रहता है? वी मुझे क्वेश्चन में देता ही है, वी में निकाल ही लेता हूं। ठीक है। मुझे पता ही है कितने की बैटरी मैंने लगाई है, वो वोल्ट। और आई निकालने की पूरी जंग थी। आई कैसे मैंने निकाला था ये मुझे याद ही है। मैंने आई के लिए क्या कहा था? अब मैंने, जब मैं किसी कंडक्टर को कोई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस देने से क्या फायदा मिल रहा था? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा था। अब कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जा रहा था तो चार्ज ऑटोमेटिक मूव करने लग रहा था। अब चार्ज जैसे ही मूव करेगा, रेट ऑफ चार्ज का मोशन, डायरेक्शनल फ्लो वर्ड था, तो ये चीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक करंट। हमको इलेक्ट्रिक करंट मिल गया। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैसे निकाल रहा था? मैं फोर्स निकाल रहा था Q इंटू ई निकाल रहा था। अब आप जानते हैं कि E कैसे निकलेगा? तो मैं जानता हूं E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या V/L होता है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वोल्टेज को डिवाइड कर दो लेंथ ऑफ कंडक्टर से, तो ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी पर यूनिट लेंथ कितना वोल्टेज अप्लाई किया, ये तो फोर्स निकल गया। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास होता है। तो यानी QE/m कर दीजिए या QVL/m कर दीजिए, दोनों दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आप जानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेलोसिटी से जाएगा, यहां तक हर इलेक्ट्रॉन की जाने की वेलोसिटी अलग होगी। तो मुझे एक्चुअली में जब
आई जानना था, आई, तो मैं जानता था कि आई क्या होता था मुझे नॉर्मल वेलोसिटी चाहिए थी, तो मैं जानता था कि आई वी वी जो ये होता है आर जो होता है वो एक्सेलरेशन हो गया क्यू वी एल बाय एम हो गया। अब वी डी, पहले मैंने एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्यों जीरो होता है मैंने बताया ही था प्रीवियस लेक्चर में। और ए टी का क्या कॉन्सेप्ट है, ए टी का कॉन्सेप्ट ये कि एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो क्यू वी एल बाय एम इंटू टाइम, टाइम कौन सा लेना है हमको, टोटल टाइम जो लग रहा है इसको रिलैक्सेशन टाइम में क्या देता हूं, यहाँ पे क्यू की जगह ई है तो ई वी एल बाय एम इंटू टाउ। तो एक फॉर्मूला और हमको क्लियर हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला जो हमको क्लियर था वो ये वाला था, ठीक है। और अगर मैंने थोड़ा सा आगे क्लियर किया था तो मैंने याद किया था कि v इक्वल टू आई आर होता है सर। अब v क्या होगा, i इंटू आर, क्या है r की वैल्यू ये है, ये वैल्यू r की वैल्यू है। तो अगर मैं r को लिख दूं m m एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ठीक है। अब आई इक्वल टू इस तरीके से हो गया, ये फॉर्मूला भी हमको क्लियर हो गया, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है, ये जो कल हमने डिस्कस किए थे सारे फॉर्मूले यहां तक क्लियर है ना, क्लियर है। चाहिए वो क्या है, देखिए अब कुछ चीजें मैंने पढ़ी हैं जिन चीजों में मुझे पहले जो पहली चीज मुझे क्लियर होनी चाहिए सर वो ये है कि देखिए सर एक पॉइंट रहता है, कल मैंने आपको एक इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन दी थी, अब पॉइंट मेरे सामने आ रहा है। अगर मुझे कहीं पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। सो कोई मुझसे पूछे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, इज दिस स्टेटमेंट, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये स्टेटमेंट ट्रू भी है कि फॉल्स है, नहीं तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है, ठीक है, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टर, अगर मैं आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करूं, आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करूं तो ये जीरो होता है। ये पॉइंट एजर्शन रीजन के इंपॉर्टेंट, तो ये पॉइंट ट्रू है लेकिन ये पॉइंट फॉल्स है, ये पॉइंट ट्रू है लेकिन ये पॉइंट फॉल्स है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई भी कंडक्टर था, कंडक्टर में पहले कहीं भी एटम थे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, तो ये कंडक्टर आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब क्या हुआ, जब ये बैटरी, आइसोलेटेड कहने का मतलब बैटरी से नहीं कनेक्ट होना, तो अगर कोई चीज बैटरी से कनेक्ट ही नहीं होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से पैदा होगी, तो कोई चीज अगर बैटरी से कनेक्ट नहीं होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होगी। तो ये कहना, ये चीज सही है। अब अगर मैं इसी को बैटरी से कनेक्ट कर दूं, इफ कनेक्टेड विद बैटरी, इफ कनेक्टेड विद बैटरी, तो ये बात अगर बैटरी से, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट हो जाती है, याद आ रहा है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अगर यहां आइसोलेटेड शब्द लिखा रहेगा तब आप कह दीजिएगा ये बात सही है। यहां तक क्लियर सर। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात ये थी सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया कंडक्टर के अंदर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया कंडक्टर के अंदर, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा था Q इंटू ई किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, भाई यही फोर्स उस चार्ज पार्टिकल को आगे मूव कराएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर फोर्स ही जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा सर तो आई की तो बात ही नहीं आएगी, यानी आई पॉसिबल ही नहीं है। तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कंडक्टर पे बैटरी नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन आइसोलेटेड के केस में। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हमने समझा जो कि चीज आगे पूछती है। अब
कुछ चीजें हम लोग समझते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं सर यहाँ पे क्या हुआ। अब कल तक मैंने एक चीज और समझ लिया कि क्या क्या चीजें थी, ठीक है। अब मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला जाना प्रीवियस लेक्चर में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने याद किया हुआ है कि यू एवरेज प्लस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और यू जीरो होता है इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रॉन के केस में, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम। तो फोर्स यहाँ पे होता है, फोर्स को ये होता है Q इंटू ई अपॉन मास इंटू टाइम। तो इस केस में, इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो Q की जगह आ जाएगा E की जगह आ जाएगा, क्योंकि E की बात मतलब वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल ये रहा, और टाउ जगह होगा रिलैक्सेशन टाइम। तो ये चीज मैंने याद की हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे याद है। तो ये चीज मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर है, ठीक है। अब मैं हमेशा से जानता था कि आई, देखो यहां तक कोई चीज क्लियर नहीं है, मैं नंबर ऑफ डेंसिटी मुझे क्लियर था, ठीक है। इसमें फिर जब मैं V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला पढ़ा था, तो मैंने वहां पर भी चीज क्लियर की थी कि I इंटू जो R होता है, यानी एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, जो मैंने R यहां पे निकाला था, याद करिए, ये R निकाला था, ये V का फॉर्मूला बनाया था ना, R की वैल्यू निकाल के, ये जो R की वैल्यू मुझे मिली थी इसको निकाल के। तो जब मैंने यहाँ पे निकाला सर, तो ये चीजें V इक्वल टू आई आर भी मुझे क्लियर हो गया। मैं बार बार इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि ये आपके दिमाग में नहीं बैठे रहेगा ना, तो आपको एमसीक्यूज में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो यह कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज नहीं थी, बस अब एक चीज समझिए। अब आप जानते हैं कि वीडी, एक तो वीडी आपने ये देखा था जो कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक और फॉर्मूला हमको जो याद होना चाहिए था वो ये था, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, जिसको भी हमने समझा, ठीक है सर। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं थी, और ये वाला कॉन्सेप्ट जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये वाला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब तक आइसोलेटेड नहीं लिखेगा तब तक चीजें बहुत सही नहीं होंगी, ठीक है। अब सर आगे बढ़ते हैं, उस तरीके से चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ चीजें मुझे जाननी है। एक टर्म आएगा, जब हम लोगों ने सिलेबस देखा था तो एक शब्द आया था मोबिलिटी, एक शब्द आया था मोबिलिटी नाम से। तो सर ये मोबिलिटी नाम की चीज क्या थी। अब देखो, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, देखो मोबिलिटी का आप फॉर्मूला, अगर मैं मोबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और अगर आप देखेंगे कि म्यू जो होता है ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इसका क्या मतलब हुआ, यानी क्या। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एक एवरेज वेलोसिटी होती है यहां से यहां पहुंचने में, ये बैटरी लगी है तो बैटरी की वजह से यहां तक पहुंचने में जो एक एवरेज वेलोसिटी थी उसको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता हूं, ठीक है सर। और ई क्या था, ई था अगर ये लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर एल है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो कितनी होगी, वो होगी वी बाय एल होगी, वो होगी वी बाय एल होगी। अब जो मोबिलिटी होता है वो रेशियो होता है वीडी अपॉन ई के, जो रेशियो होता है वीडी अपॉन ई के। अच्छा, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड दें, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वोल्टेज, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, यानी यूनिट अगर ई की वैल्यू 1 आ जाए तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसी को मैं मोबिलिटी कहता हूं, उसी को मैं क्या कहता हूं, मोबिलिटी। यानी मोबिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे मोबाइल, मोबाइल मतलब क्या होता है, समथिंग विच कैन मूव इजीली, यानी कोई चीज कितना जल्दी चलेगी, यानी मोबिलिटी किसी चीज के चलने की बारे में बताता है, चलने के रफ्तार के बारे में, चलने की गति का सूचक होता है कि कोई चीज कैसे चलेगी। तो अगर किसी चीज की मोबिलिटी ज्यादा है मतलब वो यहां जल्दी पहुंचेगा,
किसी चीज की मोबिलिटी कम है मतलब वो यहाँ देर से पहुंचेगा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं। मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, जब आप वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे लेंथ से तो जो चीज आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, यानी मोबिलिटी कोई चीज के चलने के बारे में हमको पता चलेगा। अब देखिए एक कंपटीशन में एक बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन ये बोला था कि मोबिलिटी जो होती है वो डिपेंड करती है, मोबिलिटी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। चलिए देखिए, अब मैंने बोला कि मोबिलिटी डिपेंड होता है कि नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होते हैं लोगों के। एक्चुअली में इसका आंसर है फॉल्स, ट्रू की यहां बात ही नहीं, आंसर है फॉल्स। अब देखिए होता क्या है रियलिटी में, अगर आप देखें इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंड ऑन, यानी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी बदलने से, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने से क्या मोबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर ड्रिफ्ट की बदलने से इलेक्ट्रिक, अब देखिए अगर म्यू को मैं बोलूं वीडी अपॉन ई बोलूं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीडी क्या था, वीडी याद करिए, वी हमने क्या निकाला था, वीडी के हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्यू ई। वीडी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था यहाँ पे हम लोगों ने वीडी निकाला था ना, ये चीज ई ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला था ना ई अपॉन एम इंटू टाउ, ये वीडी का फॉर्मूला था कि नहीं। अब अगर इसी चीज को आप देखें यहाँ पे, तो अगर मैं वीडी की जगह लिख लू ई अपॉन, देखिए अभी भी कंफ्यूजन है तो ये देख लीजिए कि वीडी क्या होता था, वीडी होता है सर यू प्लस ए टी, यू हो गया 0, ए की वैल्यू कितना है फोर्स अपॉन मास इंटू टाइम हम लोग लेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और फोर्स कितना लग रहा था क्यूई, और मास एम है, तो मैंने वीडी की जगह यही वाली बात, और क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो मैंने लिख दिया ई अपॉन एम इंटू टाउ हो गया। और अगर आप ध्यान से देख पाएंगे अब नीचे क्या है, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी नीचे मैंने डिवाइड कर दिया ई से, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या हो गया ई और ई कट गया, ई और ई कट गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं ई टाउ अपॉन एम हो गया। अब अगर आप देखेंगे अगर म्यू की वैल्यू ई टाउ अपॉन एम हो गया, तो यहां से आपको क्या दिखा, यानी जो मोबिलिटी होती है, अब देखो यहां पे तुम ऐसे समझ पा रहे हो, देखो यहां पे ई है चार्ज, ई क्या है, ई है तुम्हारा चार्ज, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, और एम क्या है, एम मास है। तो मास सबसे कम किसका होता है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास होता है। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे उतना ही होता है जितना प्रोटॉन पे होता है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो सबसे जल्दी कौन मोबाइल होगा, सबसे तेज कौन भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा। फिर मोबिलिटी किसकी होगी, प्रोटॉन की ज्यादा होगी। उसकी मोबिलिटी किससे ज्यादा होगी, किससे होगी, अगर मैं आपको ड्यूट्रियम का पूछ लूं, ड्यूट्रियम मतलब मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम की बात कर लो, तो ड्यूट्रियम क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, याद आ रहा है। और इसकी जो होती है और मोबिलिटी जो अल्फा पार्टिकल की होगी वो बराबर होगी। यहां तक क्लियर है कि नहीं सबको, ये चीज क्लियर। चलिए यहां तक हमने समझ लिया, यानी यानी मोबिलिटी टॉपिक से जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे वो यही क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे ये पूछेगा, या तो आपसे वो ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, या तो वो मुझसे ये पूछेगा पहली बात कि मोबिलिटी क्या होता है, तो मैं बता दूंगा कि जब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देने पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वही मोबिलिटी होती है, ठीक है। दूसरा चीज वो मुझसे पूछेगा ये वाली चीज, क्योंकि यहीं पे वो मेरा इस टॉपिक में बस यही कॉन्सेप्ट था, क्योंकि फॉर्मूले पे जब मैंने देखा तो फॉर्मूले पे आप देखिए ई टाउ और एम आया, ई क्या होता है, और तीसरी चीज वो आपसे ये पूछेगा, इसके अलावा वो आपसे मोबिलिटी में कुछ भी नहीं पूछ सकता है, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग मोबिलिटी भी क्लियर कर लिए। अब एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कहते हैं। अब सर ये करंट डेंसिटी क्या है? अब देखिए, एक चीज मुझे बताइए कि जो करंट है, करंट वो एक्चुअली में स्केलर है कि वेक्टर है? बताइए। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर? करंट इज बोथ स्केलर एंड वेक्टर? नहीं, करंट इज नहीं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? करंट इज स्केलर। तो यहीं से कॉन्सेप्ट गलत होता है। करंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन सर हर जगह तो यही लिखा हुआ है, करंट इज वेक्टर क्वांटिटी। नो, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सर अगर करंट स्केलर नहीं है और करंट अगर वेक्टर नहीं है तो करंट है क्या? करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट जो है वो टेंसर है। अगर ऑप्शन में टेंसर देगा तो आप टेंसर पे ही टिक मारेंगे। अगर ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर पे टिक मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज पे टिक मारेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में ना तो नन ऑफ दीज है, ना टेंसर है और स्केलर है, तभी आप स्केलर पे टिक मारेंगे। ठीक है। अब देखिए, स्केलर कहने का क्या मतलब होता है? देखो, आप एक चीज जानते हैं, मुझे एक चीज बताइए। देखिए, ऐसा थोड़ी ना कि करंट के पास डायरेक्शन नहीं होती है, करंट के पास डायरेक्शन तो होती है। तो सर स्केलर कहां से हो गया? देखिए, स्केलर मतलब और जो वेक्टर मतलब चीजें होती हैं, ये दोनों अलग चीज है। वेक्टर मतलब होता है कि कोई चीज जिसका वेक्टर एडिशन होता है, जिसको वेक्टर तरीके से आप जोड़ते हैं। और स्केलर मतलब ये होता है जिसको आप स्केलर तरीके से जोड़ते हैं, स्केलर एडिशन करते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के बाद में बात। लेकिन आप देखिए, जैसे अगर आप समझिए किसी पॉइंट पे एक वायर है और ये दूसरी वायर है और ये तीसरी वायर है। ठीक है, किसी पॉइंट पे ये करंट आया 1 एम्पियर, इधर करंट आया 2 एम्पियर। तो इधर करंट कितना निकलेगा? इधर करंट कितना निकलेगा? यहां करंट निकलेगा 3 एम्पियर। ओके सर, ये तो एक तरीके का स्केलर एडिशन हुआ। ये एक तरीके का स्केलर एडिशन हुआ। अब इसी पॉइंट पे अगर ये 1 एम्पियर है और इधर से 3 एम्पियर आए और ये 4 एम्पियर है, तो करंट कितना निकलेगा? करंट कितना जाएगा? करंट एक्चुअली में कितना जाएगा इस पॉइंट पे? 0। भाई इधर से 1 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, इधर से 4 आते हैं, 0 हो गया ना। यानी सर करंट तो डायरेक्शन पे भी डिपेंड हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन मायने नहीं रखती है, डायरेक्शन मैटर्स। डायरेक्शन मैटर। यानी कोई चीज, देखो अब यहां पे कहानी बदल गई। यानी यहां पे डायरेक्शन का भी यूज है कहीं ना कहीं और स्केलर का भी यूज है। तो ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर और वेक्टर दोनों होती हैं, उनको हम टेंसर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। लेकिन सिंस एडिशन जो होता है वो स्केलर होता है, हम लोग नॉर्मली जोड़ते हैं, तो इसीलिए करंट को हम लोग स्केलर कह देते हैं। ओके, क्लियर? अब देखते हैं सर करंट डेंसिटी कहने का क्या मतलब हुआ। अब करंट डेंसिटी कहने का आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हैं करंट डेंसिटी क्या होती है। अब देखो, तो सर कोई भी मेरे पास कंडक्टर है, कोई भी मेरे पास क्या है? कोई भी मेरे पास कंडक्टर है। अब तुम बस एक चीज बताओ, मान लो मुझे किसी जगह पे निशाना लगाना है। ये मुझे किसी जगह पे, ये गेम होता है ना जिसमें हम लोग निशाना लगाते हैं, मुझे किसी जगह पे निशाना लगाना है। ठीक है, एरो मैंने फेंका। तो क्या एरो का फेंकना मेरे डिपेंड करेगा कि ये चीज कैसे रखी हुई है, ये चीज कैसे है? अगर ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, तो क्या तो मेरे लिए चीजें बदल जाएंगी ना चीजें। और हो सकता है कि अगर ये पूरा ऐसे हो जाए तो क्या मेरा निशाना कभी लगेगा? क्या मेरा निशाना कभी लगेगा? कभी नहीं लगेगा सर, है ना? नहीं लगेगा ना। यानी इस जगह पे इसके कहने का क्या मतलब हो सर? अगर मान लो करंट इस वायर में आ रहा है और करंट इधर निकलना है, करंट इधर निकलना है,
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा तिरछा है। करंट को निकलना है आगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा तिरछा है। ये रहा एरिया, एरिया इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो मैंने बोला कि जो आई होता है, जो करंट होता है, वो क्या होता है, उसको सर आपने बोल दिया वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए। और इसी जे को अभी हम समझेंगे, इसी जे को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसी जे को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। इसी जे को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब आप देखिए ध्यान से, करंट आपके हिसाब से एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ये क्या है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्यों है, वेक्टर इसलिए है सर क्योंकि जो जे की डायरेक्शन है, जो जे है, जो जे है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एक मिनट, यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ जे है, ठीक है। जो करंट होता है भाई, किसी जगह से करंट डेंसिटी मतलब क्या हुआ, कितना करंट निकल रहा है, करंट पर यूनिट एरिया। अगर आप ध्यान से देख पाए तो करंट पर यूनिट अगर आई अपॉन ए कर दूं तो जे मिलेगा कि नहीं। देखो जैसे इसको मैं लिख सकता हूं, अभी आपको समझ आएगा, जे ए कॉस थीटा। तो आई इक्वल टू अगर जे ए कॉस थीटा है तो जे क्या हुआ, जे हुआ आई अपॉन ए कॉस थीटा। अब इस चीज को भी मैं समझूंगा सर ये कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाहता है, ये आपको ऐसे क्लियर होगा। अब अगर कोई चीज ऐसे रखी हुई है, कोई वायर है जो कि सीधे है, ठीक है। अब सीधे होने से क्या हुआ सर, एरिया पूरा ये है, ये पूरा एरिया है, ठीक है सर। और करंट इसमें आई बह रहा है, इसमें आई करंट बह रहा है इतने एरिया में, इतने एरिया में करंट आई बह रहा है। तो डेंसिटी क्या होता था, नॉर्मली डेंसिटी होता था ना मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां मास तो है नहीं, वॉल्यूम है नहीं। तो यहां बोलना था करंट पर यूनिट एरिया कितना बह रहा है। तो अगर मैं चार चार देखो, चार लाइनें निकल रही हैं, चार लाइनें निकल रही हैं किसी पॉइंट से, चार लाइनें निकल रही हैं। अगर मैं इस चीज का ओरिएंटेशन बदल दूं, देखो अगर मैं ऐसे काट दूं तो हो सकता था जहां पहले चार लाइनें निकल रही थी वहां और कम लाइनें निकलने लगे। अगर मैं इस चीज का जितना एरिया दबा दूंगा, मतलब मालूम मैं बस इतना ही ले लूं, तो और कम लाइनें हो जाएंगी कि नहीं। तो कितना करंट पर यूनिट एरिया निकलता है वही मुझे बताता है करंट डेंसिटी। वो क्या बताता है, करंट डेंसिटी बताता है। यानी अगर थीटा जीरो हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू सर जीरो हो जाएगी तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई अपॉन ए। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई अपॉन ए। अब सर यहां से फायदा क्या हुआ जानने का, आप देखिए एमसीक्यू, फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अब आई जो है आपने पढ़ा हुआ है कि आई क्या होता था, आई होता था एन ई ए बी डी, आई होता था एन ई ए बी डी, और नीचे ए है सर, ये ए से डिवाइड हो गया। ओ माय गॉड, देखिए यहां पे कितनी बड़ी चीज बदली। यहां सबसे बड़ा चेंज ये आया कि करंट डेंसिटी आपसे पूछेगा कि क्या एरिया पे डिपेंड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इज करंट डेंसिटी डिपेंड्स ऑन एरिया। तो कभी भी ये मत देखिएगा कि करंट डेंसिटी एरिया पे डिपेंड होता है, ठीक है, जबकि फॉर्मूला पे देख के आपको लग रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, क्योंकि करंट डेंसिटी क्या होता है, बेशक वो करंट पर यूनिट एरिया है लेकिन वो कहीं ना कहीं एरिया पे डिपेंड नहीं है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है फ्रॉम एमसीक्यू। इसलिए मैंने आपको ये बताया क्योंकि वो आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, वो आपसे एग्जाम में दो ही चीज यहां से पूछेगा इस टॉपिक से। पहला पूछेगा कि करंट डेंसिटी क्या होता है, तो तुम दिखा दोगे आई इक्वल टू जे इंटू ए। तो आपको लग रहा होगा कि जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, आपको देख के लग रहा होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आप खुद ही सोचिए, आपको थोड़ी देर पता चलेगा अगर यहां पे NEVD है, NEVD है, तो ये क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या समझना था, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस यही समझना था कि आई इक्वल टू जे डॉट ए। अब जे दे देगा, ए दे देगा, और करंट किस डायरेक्शन में जाएगा उसके ओरिएंटेशन पे डिपेंड होता है। अभी दो तीन आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मान लो एक ऐसे दिया हुआ है,
एक ऐसे दिया हुआ है, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को मैं कनेक्ट कर देता हूं बैटरी के साथ, इस कंडक्टर को मैं कनेक्ट कर देता हूं बैटरी के साथ, ठीक है। और ये वाला एरिया है A1, इस वाले एरिया को मैं A1 कह देता हूं, इस वाले एरिया को मैं A2 कह देता हूं, ठीक है। तो पहला मैं तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी, जो अब देखिए क्वेश्चन है कि मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो Vd1 है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड है वो Vd2 है। यानी द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड याद है ना कि किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में एवरेज स्पीड जो उसकी थी वो ड्रिफ्ट स्पीड थी। तो यहां पे Vd1 है, यहां पे Vd2 है, ठीक है। और तो मुझे बताइए कि क्या चीज आपको लग रहा है सही होगी, क्या V1 बड़ा होगा V2 से, दूसरा Vd1 बड़ा होगा Vd2 से, कि Vd1 छोटा होगा Vd2 से, या तीसरा V1 बड़ा होगा V2 से, या चौथा एनी ऑफ दीज, या चौथा एनी ऑफ दीज, बताइए क्या लगता है आपको। देखिए अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए, सर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये नहीं समझना है। पहले आप मुझे एक चीज बताइए कि मान लो कोई कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, मैंने इस तरीके का कंडक्टर का शेप है, मैंने उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, यहां पे करंट की वैल्यू I1 है, यहां पे करंट की वैल्यू I2 है। तब मुझे बताइए या सर कोई कंडक्टर ऐसा है कि कोई कंडक्टर ऐसे है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर ऐसे है, तो यहां पे करंट की वैल्यू I1 है, मतलब इसको आगे मैंने बैटरी से जोड़ा हुआ है, समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको मैंने आगे बैटरी से जोड़ा हुआ है। यहां करंट की वैल्यू I1 है, यहां करंट इस वाले में करंट की वैल्यू I2 है, और इस वाले में करंट की वैल्यू I3 है। तो मुझे बताइए I1, क्या I1 बड़ा होगा I2 से, कि I2 छोटा होगा I1 से, I1 बड़ा होगा I बराबर होगा कि एनी ऑफ दीज, मान लो इसका भी ऑप्शन है, ठीक है। और सेम चीज यहां पे कि क्या I2, क्या यहां पर भी रिलेशन बताइए कि I1 बड़ा होगा I2 से, वो बड़ा होगा I3 से, I1 लेस होगा I2 से, लेस देन होगा I3 से, या I1 ग्रेटर देन होगा I2 से, ग्रेटर देन होगा I3 से। अब सर आप जानते हैं अगर ये वोल्टेज V है और इसका मान लो रेजिस्टेंस R है, इसका वोल्टेज V है, इस कंडक्टर का मान लो रेजिस्टेंस R है, तो I जो होता है आप समझिएगा, जो I होता है यहां पे I1 और I2 बराबर होगा, यहां पे I1 I2 और I3 बराबर होगा। ये बात समझ आ रहा है, पहला कॉन्सेप्ट कि होगा क्या सर, अगर ये जो चीज है, दोनों चीज कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया हो, अगर मैं उसको कंडक्टर से कनेक्ट कर दे रहा हूं तो जितना करंट यहां से निकलेगा उतना ही करंट यहां से निकलेगा। ये बात समझ आई, जितना करंट यहां पे एंटर करेगा उतना ही करंट यहां से निकलेगा, मतलब चार्ज जितना पर यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा है उतना ही चार्ज यहां पर भी फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में। क्या इस फॉर्मूले में एरिया का कोई लेना देना है, एरिया का कोई लेना देना है, बताइए आएंगे। चलिए, तो सर ये मुझे क्लियर हो गया कि कंडक्टर का कैसा भी एरिया रहे, कंडक्टर, अब कल को कोई ये कंडक्टर बना देगा, ऐसा कोई एरिया बना दिया, ऐसा कंडक्टर बना दिया और बोल दिया कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दिया गया एक वोल्टेज से, ठीक है, और बोल दिया कि इस एरिया पे और इस एरिया पे बताइए करंट की क्या वैल्यू होगी, इन दोनों एरिया पे करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है I1 है, यहां I2 है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी दोनों एरिया पे, ठीक है, और बोल देगा कि A2 ग्रेटर देन है A1 से, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट की वैल्यू क्या होगी
क्या होगी बच्चों करंट की वैल्यू? चलिए, तो सर ये कॉन्सेप्ट आपने हमको क्यों यहां पे बताया? तो सर एक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया कि दोनों में I1। अब बैक टू द स्टोरी। अब ये क्वेश्चन में सर यहाँ पे तो सर करंट पूछा नहीं है, यहाँ तो पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां तक जाएगा उस कितनी एवरेज स्पीड उसकी क्या है जानने की। तो अब कॉन्सेप्ट ये कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। ठीक, अब मैंने आपको एक और फॉर्मूला बोला था, याद करके रखिएगा। दो ही फॉर्मूले आपको बस बोला, एक सिग्मा वाला याद रखना है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, और दूसरा ये वाला याद रखना है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब सर इस फॉर्मूले में बोला है कि किसका वीडी ज्यादा होगा। तो एक काम करता हूं, इस फॉर्मूले से मुझे क्लियर हो गया कि जो वीडी होगा, वीडी जो होगा वो बराबर किसके होता है? वो बराबर होता है आई अपॉन एन ई ए के। ओके, तो वीडी1 क्या होगा? I1 अपॉन N1 E1 A1, और VD2 क्या होगा? I2 अपॉन N2 E2 A2। अरे सर लेकिन क्या I1 I2 बराबर होगा? सर हाँ, I1 I2 बराबर होगा क्योंकि क्रॉस सेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं है। तो I1 I2 बराबर हो गया। ओके सर, I1 I2 बराबर हो गया। दोनों में भाई इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, तो दोनों का ई भी इलेक्ट्रॉन ही हो गया, यानी E1 और E2 भी बराबर हो गया सर। ओके, क्या नंबर ऑफ N1 क्या था? व्हाट वाज N1? N1 हमने समझा था कि N1 था, क्या चीज थी N1? नंबर ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब N1 क्या था? नंबर ऑफ फ्री चार्ज, फ्री चार्ज जो भी प्रेजेंट थे पर यूनिट वॉल्यूम। तो सर वो भी सेम है भाई, जितने चार्ज इसके अंदर है उतने ही रहेंगे ना। तो N1 बराबर था N2 के। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं VD1 अपॉन VD2 करूं, यानी अब देखो I से कोई लेना देना नहीं, N से कोई लेना देना नहीं, E से लेना दे, यानी VD जो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन A के। हो गया कि नहीं? अब जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या मिला? जहां पे एरिया मोर होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, तो वीडी क्या होगी? लेस होगी। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? अब देखिए एक चीज होती है यहां पे, अगर मैं आगे मूव करूं, एक और चीज मेरे पास होती है सर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक चीज और मुझे मिलती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअली में कभी भी ये शब्द आपको स्पेसिफिक दिख जाए किसी भी चीज के आगे लगा, ये बात हमेशा याद रखना। स्पेसिफिक अगर कभी भी आगे लगा हुआ दिख जाए और जो उसके बाद दिख जाए शब्द, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब 1 अपॉन रेजिस्टेंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ऑफ रेजिस्टेंस। और 1 अपॉन रेजिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूं? चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग वो करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है सर, ये एक अदर नेम है रो का। और रो क्या होता था? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ओके, चलिए अब मैं एक बात बोलता हूं। मान लीजिए मेरे पास दो कॉपर वायर्स हैं, दो कॉपर छोड़िए गोल्ड वायर्स हैं, मेरे पास दो गोल्ड वायर्स हैं। अब दोनों गोल्ड, एक की गोल्ड वायर की लेंथ L है और दूसरे गोल्ड वायर की लेंथ 2L है, यानी एक गोल्ड वायर इतना लंबा है और दूसरा गोल्ड वायर 2L है। ओके सर, और बोला है कि इसका जो रेडियस है, यानी ये जो गोल्ड वायर है इसका रेडियस है R, और इसका जो रेडियस है इस गोल्ड वायर का 2R है। इसका रेडियस कितना है? 2R है, यानी इसका रेडियस R है और इसका रेडियस 2R है। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि बताइए कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? दोनों का रेशियो कितना होगा बताइए। अब मैं जानता हूं कि R क्या होता है? रो L अपॉन A है। अब ये मटेरियल 1 है, ये मटेरियल B है,
तो अगर दोनों मटेरियल सेम है, अगर सर ये गोल्ड है, अगर ये गोल्ड है और ये भी गोल्ड है, तो मतलब दोनों का रो भी सेम होगा, दोनों का रो सेम होगा। अब लेंथ दोनों की अलग अलग, और एरिया क्या होता है किसी भी चीज का, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं पहला बोलूं आर ए, तो रो ऑफ गोल्ड लेंगे, लेंथ एल है और एरिया क्या होगा, पाई रेडियस आर का स्क्वायर। और आरबी कितना होगा, आरबी आरबी कितना होगा, आरबी होगा रो ऑफ गोल्ड इंटू एल, एल की जगह 2l ले लिया, और ए कितना हो गया, पाई आर की वैल्यू कितनी है, 2r का होल स्क्वायर। अगर मैं आपको इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो आप देखेंगे कि गोल्ड से गोल्ड कट गया, ओके है ना, और एल पाई कट गया, तो ये वैल्यू कितनी हुई, आर ए हो गया, आर स्क्वायर से, मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, क्या आएगी बताइए, क्या आएगी, है ना। देखो ये तो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा यहां जो भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन में यही मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो, और मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का रो होता है, और ये भी गोल्ड है ये भी गोल्ड है, तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा, 1:1। क्लियर, यहाँ क्लियर हुआ कि नहीं। जल्दबाजी में ये चीज नहीं करनी है, आपको क्या समझना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम होगा। आप देखिए एक और थोड़ा सा देखते हैं, मान लो आज हमने करंट डेंसिटी थोड़ी सी देखी, करंट डेंसिटी हमने थोड़ी सी देखी, तो मान लो किसी चीज का बोल देगा कि एक एरिया है, मान लो एरिया दिया हुआ है 5i कैप माइनस 3j कैप, मान लो एरिया दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है, और एरिया ये कोई कोई दे देगा इस तरीके से, ठीक है, और बोल देगा कि करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी कितनी है, मान लो 7i कैप दे दिया माइनस 4j कैप दे दिया, करंट डेंसिटी दे दिया, और क्वेश्चन में पूछ लिया करंट कितना होगा इस एरिया से, क्वेश्चन पूछेगा करंट थ्रू दिस एरिया बताइए, करंट थ्रू दिस एरिया, तो क्या हम लोग करेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि क्या पढ़ा है कि जो आई इक्वल होता है वो क्या होता है, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। अब वेक्टर जे की जगह क्या लिख देंगे, जे क्या है, जे यही है ना, तो मैं लिख दूंगा 7i कैप माइनस 4j कैप डॉट, और वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए 5i कैप माइनस 3j कैप। अब आप अगर बायो के हैं या मैथ्स के हैं तो आप बस इतना समझिए कि i सिर्फ i से ही मल्टीप्लाई होता है और j सिर्फ j से ही मल्टीप्लाई होता है, तो 7 5 जा 35 माइनस 4 3 जा प्लस 12, तो आंसर आया 47 एम्पियर। तो करंट कितना आएगा, 47 एम्पियर। तो एक ये बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल यहाँ पे ये भी ये लोग बना सकते हैं, ओके क्लियर, क्लियर, एनी कंफ्यूजन, ठीक है। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल्स जो कॉन्सेप्ट हमको और पता होना चाहिए चीजें वो देखते हैं। जैसे देखो आपको एक फॉर्मूला पता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेरी इंपॉर्टेंट, यही सब चीजें नोट करना है जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहां से आप क्या समझे, आप एक चीज समझे, देखो अब ये लोग फंसाते क्या है क्वेश्चन में, ये लोग क्वेश्चन में फंसाते कैसे हैं, चीजों को समझो। देखो यानी R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है ना, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, यहां तक क्लियर, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं एक काम कर दूं, यानी सर आपने बोला कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A है, अगर मैं ऊपर भी L से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी L से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो आप जानते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है
और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a है, और आप जानते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a है। मैंने ऊपर भी l से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी l से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाता है? वॉल्यूम। क्या बन जाता है? वॉल्यूम। यानी मैं यहां पे एक कंक्लूजन कह सकता हूं कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है l स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम के, और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, देखिए r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ l अपॉन a के, और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है l स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम के। ये चीज आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन ये चीज हमें जानना जरूरी क्यों है सर? अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन में ये होता है कि एक वायर होती है, कोई आपको वो वायर दे देंगे। अब अगर वायर आपको दे दिए, अगर आपको वायर दे दिए, और मुझे बताइए इस वायर को आपने स्ट्रेच किया, इस वायर को आपने क्या किया? स्ट्रेच किया। तो अगर आप वायर को स्ट्रेच करेंगे और क्वेश्चन में बोल दिया कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इफ वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा, या रुक जाइए आप पहले ये समझिए, यहां वॉल्यूम हटाते हैं। पहले बोला कि अगर एरिया चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर लेंथ को मैं 2 टाइम्स कर दूंगा, लेंथ को मैं 2 टाइम्स कर दूंगा, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर लेंथ को मैं 2 टाइम्स कर दूंगा? अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स कर दूंगा तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर देखिए कॉन्सेप्ट ये मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में बोलेगा, देखो यहां पे आपको समझना क्या है, देखो पहले इसको मैं रब करता हूं, आपको बताता हूं। अब क्वेश्चन में देखो 2 चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझना। जब भी वायर देगा, आपको वायर देगा, तो वो 2 चीज बोलेगा, या तो वो बोलेगा एरिया नॉट चेंजिंग, एरिया नॉट चेंजिंग, या वो बोलेगा वॉल्यूम नॉट चेंजिंग, एरिया नॉट चेंजिंग या वॉल्यूम नॉट चेंजिंग। यानी अगर आप वायर खींच रहे हैं तो वो बोलेगा यानी क्रॉस सेक्शन नहीं बदल रहा है, मतलब तुम कितनी भी ताकत लगा रहे हो एरिया उतना ही रह रहा है। और दूसरा बोलेगा कि खींच रहे हैं, एरिया तो बदल रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अब भाई अगर इसी इसी को तुम खींच दो थोड़ा सा, तो ये वायर कुछ ऐसा हो जाएगा ना, पतला सा लंबा। अगर आप खींच देंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ये बात क्लियर हुई कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो अगर एरिया की बात होगी तो यहां पे आप सीधे समझिए कि जो रेजिस्टेंस में चेंज होता है, देखो यहां पे अगर आपसे बोले कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस आर अपॉन आर जो होगा वो होगा डेल एल बाय एल। बस इतना याद रखिए, डेल एल बाय एल। यहां को हमको क्या समझना था कि सर जो डेल आर अपॉन आर होगा वो डेल एल अपॉन एल होगा, और इस केस में अगर बोल दे कि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल आर अपॉन आर जो होगा वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ जो भी पावर है, 2 टाइम्स ऑफ डेल एल अपॉन एल। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई क्या? वो ये करेगा, वो आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब मैं आपको बताता हूं। वो आपको कह रहा है कि आप जानते हैं कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है। वो आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि एरिया इज नॉट चेंजिंग, एरिया इज नॉट चेंजिंग। अब आप क्या करेंगे, इस बात पे ध्यान नहीं देंगे, और आपसे पूछेगा कि अगर लेंथ को मैं डबल कर दूं, इफ एल डबल हो जाए, अगर एल डबल हो जाए तो हमको बताइए जो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो तुम ये जान, एल डबल हो गया, तो तुम जानते हो कि जब एरिया नहीं बदलता है तो डेल डेल आर अपॉन आर जो होता है वो क्या होता है, डेल अप एल अपॉन एल के। तो अगर लेंथ डबल हो जा रही है तो मतलब चेंज इन लेंथ कितना हुआ, 2l माइनस एल अपॉन एल। तो चेंज इन आर अपॉन आर बराबर कितना हुआ, एल अपॉन एल बराबर आया 1। यानी रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो उतना ही आएगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोल दे कि वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, वॉल्यूम इज नॉट
चेंजिंग। तो मतलब हो गया डेल आर अपॉन आर जो हो गया वो 2 डेल एल अपॉन एल हो गया। यानी अब क्या हो गया डेल आर, यानी जो नया रेजिस्टेंस, अब नहीं, चेंज इन रेजिस्टेंस आर आया, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आया, आर आया, यानी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वो बराबर आएगा आर के। अब यहाँ पे चेंज इन आर कितना आएगा, ये आएगा, अब लेंथ बोला डबल हो जाएगी, तो डबल होने का मतलब क्या हुआ, चेंज इन लेंथ ये हुआ अपॉन एल, एल से कट गया, यानी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स। क्लियर, वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, बस आप देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे आप देखिए, हमने सर्च किया फिजिक्स सिलेबस, ये मैंने आपको खोल के दिया। ठीक है, अब जब मैंने यहां पे देखा तो यहां पे जो मुझे टॉपिक दिए हुए थे, यहां पे देखिए, अब आपको मैंने बता दिया जो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटेलिक कंडक्टर, इससे रिलेटेड वो एमसीक्यू में आपको कहां फंसा सकता था और कहां नहीं फंसाएगा, आपको क्लियर हो गया होगा पहले टॉपिक में। यानी क्रॉस सेक्शन बदलने पे एरिया नहीं बदलता है, पहला कॉन्सेप्ट। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी आप जानते हैं, लेकिन क्यू अपॉन टी कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, जो कल मैंने बताया था ना डायरेक्शनल फ्लो वाला, वो वाली चीज थी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि चार्ज फ्लो कैसे करता है। देखो, चार्ज तब भी फ्लो करता है जब वो वोल्टेज ना अप्लाई हो, लेकिन वोल्टेज क्या करता है, चार्ज को डायरेक्शन दे देता है। तो यहां पर भी दो ही कॉन्सेप्ट थे जो आपको क्लियर हुए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हो गया ना, क्लियर हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, हमने सारा किया। मोबिलिटी, मोबिलिटी में अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड मैंने एक आपको एमसीक्यू कराया, जिसमें मैंने आपको क्या दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बदलेगी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने में करंट नहीं बदलेगा, जिसका एरिया ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, यही कॉन्सेप्ट था। मोबिलिटी में मैंने क्या बताया, मोबिलिटी सर जो होता है वो रेशियो होता है किसका, वो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, लेकिन मैंने आपको बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो उन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। और मोबिलिटी का हमने फॉर्मूला भी देख लिया और उसका रिलेशन भी देख लिया इलेक्ट्रिक करंट के साथ क्या होता है। ओम्स लॉ हम लोग थोड़ा सा समझेंगे क्या हुआ। ठीक है, तो तीसरा चौथा पांचवा ये तीनों डिपेंड है पहले दूसरे पे। अब छठवें पॉइंट पे आइए, छठवें पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्लियर हुई होगी, कंडक्टिविटी क्लियर होगी, और इन्हीं दोनों से ये लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हुई, यानी इस चीज में हमने टोटल क्या क्या चीजें देख ली, हमने इसके सारे क्वेश्चन और कहाँ कहाँ वो एमसीक्यू में हमको फंसा सकता है ये हम समझ गए। हमने यहाँ पे एमसीक्यू का समझ गया, ओम्स लॉ हम जानते ही हैं और क्लियर करेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ये चीज हमने क्लियर किया। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं गाइस, है ना। चलिए ठीक है, तो आज मैंने आपको जो भी बताया है, ठीक है, एक काम करिएगा, आप इसका बेसिक रिवीजन करिए, जो क्वेश्चन मैंने लगवाया इतने ही एमसीक्यूज दोबारा करिए, और टॉपिक वाइज आप लिख लीजिए सारे चीजों को एक जगह, है ना, सिलेबस के हिसाब से, जैसे सिलेबस है, और उस सिलेबस रिलेटेड जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो उसके आगे लिख लीजिए। ठीक है, ओके।